तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए साइंस का एक और सेट लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। तो आप लोग भी पढ़िएगा, मिलाते चलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो पहला सवाल है हम लोगों का, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो दंत विशेषज्ञ मतलब जो दांत का डॉक्टर होता है वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए या नाक या आँख या कान इस सब का जो इस्तेमाल करता है इलाज करने में, तो वो कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है। तो हमारा ऑप्शन है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से सभी। तो कौन सा दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा दर्पण है। तो वो दर्पण है हमारा, कौन सा दर्पण है वो है हमारा अवतल दर्पण। और आप लोग जानते हैं अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आँख कान नाक का डॉक्टर भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण तो आप जानते हैं, समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब और जो वस्तु है और जो प्रतिबिंब है दोनों का आकार क्या होता है, बराबर होता है। और जितनी दूरी पर रखोगे उतना दूरी दिखाएगा। उसमें पार्श्विक विस्थापन होता है, मतलब अगर दायां हाथ उठाइएगा आप तो आपको बायां हाथ दिखाएगा उसमें। उत्तल दर्पण जानते हैं किसी भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, गाड़ियों के साइड मिरर में इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से आप लोग भी आंसर देते जाइएगा। अब अगला सवाल हम लोगों के सामने है, अगला सवाल है हम लोगों का, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो कौन सा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहा जाता है, या एक लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो कौन सा लेंस है जिसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो वो हमारा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को करते हैं डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं और उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और जो उत्तल लेंस है उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्या है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। जो पुतली है हमारा आँख में उसके साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन, परितारिका, जिसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं। परितारिका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस। और ये जो परितारिका है आइरिस जो है आँखों का कलर के लिए भी यही जिम्मेवार है। तो किसी का आँख भूरा होता है, किसी का काला होता है, तो आँखों का कलर के लिए भी यही परितारिका ही जिम्मेवार है, आइरिस ही। और पक्षमावी पेशियाँ क्या है कि हम नज़दीक का चीज़ को देखते हैं और दूर का चीज़ को जो देखते हैं, मतलब फोकस दूरी को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, वो पक्षमावी पेशियों के द्वारा होता है। और रेटिना में क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जो चीज़ भी हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर ही बनता है और वो प्रतिबिंब जो है छोटा बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो वो परितारिका है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो मतलब नेत्र दोष है, जो आँख में बीमारी होता है, किसी किसी को नज़दीक का चीज़ नहीं दिखता है तो किसी को दूर का चीज़ नहीं दिखता है, और किसी को क्या होता है कि नज़दीक और दूर दोनों का चीज़ नहीं दिखता है साफ साफ। तो निकट दृष्टि दोष में आप लोग जानते ही हैं कि नज़दीक का चीज़ साफ साफ दिखता है लेकिन दूर का चीज़ साफ साफ नहीं दिखता है। दूर दृष्टि या दीर्घ दृष्टि दोष में आप जानते हैं कि दूर का चीज़ तो साफ साफ देख लेता है कोई आँख, लेकिन नज़दीक का चीज़ साफ साफ नहीं देख पाता है। तो उसके बाद है जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता में क्या होता है कि दोनों तरह का बीमारी हो जाता है आँख में, ना तो नज़दीक का चीज़ साफ साफ दिखता है ना ही दूर का चीज़ साफ साफ दिखता है। तो जब दोनों बीमारी एक ही आँख में है तो उसको दोनों प्रकार का लेंस लगेगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों तरह का लेंस लगेगा। तो इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा जरा दूर दृष्टिता, ऑप्शन नंबर सी। जरा दूर दृष्टिता ऑप्शन सी होगा। तो आप लोग बताइए कमेंट में कि निकट दृष्टि दोष का इलाज करने के लिए किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है और दूर दृष्टि का इलाज करने के लिए किस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है, क्या मापेगा वो। एक दर्पण है, अवतल दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु रखा हुआ है और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है एक पर्दा में बन रहा है। तो एक पर्दा में जो प्रतिबिंब बन रहा है तो फोकस दूरी निकालना है हमको। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, तो पहला ऑप्शन हम लोगों का है, जो पहला ऑप्शन हम लोगों का क्या कह रहा है कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को मापेगा वो, या दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापेगा, या ए और बी दोनों को मापेगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही होगा। जो भी प्रयोग कर रहा होगा अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखा हुआ है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दोनों दूरी को मापेगा, उसके बाद उसको फोकस दूरी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को, मतलब कोई किताब अगर है मान लीजिए या डिक्शनरी है, उसका छोटा छोटा जो अक्षर है उसको साफ साफ आप देख सकें, आँख में कोई तनाव ना हो देखने के टाइम में, तो कौन सा लेंस का इस्तेमाल करेंगे आप। तो छोटा छोटा बोल रहा है तो सीधा सीधा दिमाग लगा लीजिए उत्तल लेंस में होगा। अब वो 5 सेंटीमीटर होगा या 50 सेंटीमीटर होगा, तो कोई भी छोटा चीज़ को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई किताबी हो या आपका कोई भी छोटा अक्षर हो तो उसको दूर से देख पाते हैं ना, उसको पास लेके आते हैं। तो पास लेके आएंगे तो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे जो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे हम शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए। याद कर लीजिएगा इस सब सवाल को, ये सारा सवाल आपका डीएलएड में आएगा, एकदम सेम सवाल छपेगा। उसके बाद अगला सवाल हम लोग लेके चल रहे हैं। अगला सवाल क्या है हम लोगों का, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का मात्रक है। विद्युत विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वोल्टेज को हम लोग किस में मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं। जो वोल्टेज है विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव दोनों को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओम तो आप जानते हैं प्रतिरोध मापने के लिए इस्तेमाल लाया जाता है, और वोल्ट बटे कूलम तो नहीं है। उसके बाद क्या है, कूलम को हम लोग मापते हैं किस में, जो कूलम है ये कूलम, इसको आवेश को मापने में, आवेश का मात्रक होता है ये कूलम। ये कूलम किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक, याद रखिएगा। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक है, ऐसा ही मात्रक विद्युत धारा का होता है। तो यहाँ हमको सवाल क्या बोला था कि विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विद्युत विभवांतर कहे या विद्युत विभव कहे, दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, दोनों का मात्रक वोल्ट। अगर प्रतिरोध कहेगा तो उसका मात्रक हो जाएगा ओम, अगर प्रतिरोधक कहेगा तो उसका मात्रक, प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता कहेगा तो उसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। अगर कहेगा कि आवेश का मात्रक क्या होता है तो कूलम होता है आवेश का मात्रक, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है तो उसका मात्रक एम्पियर होता है। तो ये सब सवाल जो बोल रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा भाइयों। अब अगला सवाल हम लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। शॉर्ट सर्किट समझ रहे हैं आप, जब कोई गर्म तार और जो ठंडा तार है, लाल वाला तार और काला वाला तार, जब दोनों तार आपस में टकरा जाता है ना, तो उस समय चिंगारी उठता है ना, उसमें से दोनों तार को जब टकराते हैं, लाल तार और काला तार को, दोनों तार को, ठंडा और गर्म तार को जब टकराते हैं तो उसमें से चिंगारी निकलता है। और उस समय क्या हो जाता है ना, उस समय प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत धारा उसमें से क्या बहेगा, कम बहेगा कि अधिक बहेगा, क्या बहेगा, सोचिए आप लोग। जब प्रतिरोध कम हो गया तो विद्युत धारा उसमें से अधिक बहेगा। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम में कोई भी परिपथ में धारा का मान क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप लोग देखते होंगे कि बिजली का खंभा उम्बा में 2 तार जब टकरता है आपस में, उसमें से चिंगारी निकलता है, और उस चिंगारी निकलने के टाइम में उस तार में क्या होता है, प्रतिरोध 0 हो जाता है। जब प्रतिरोध 0 हो जाएगा तो उसमें से विद्युत धारा जो है बहुत अधिक मात्रा में बहेगा, बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा बहेगा। अब अगला सवाल हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर, मतलब पश्चिम की ओर कोई चुंबकीय सुई है, ठीक है, और उसके पास कोई चुंबक लेके जा रहे हैं हम, तो वो क्या हो रहा है, उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, उत्तर की तरफ मुड़ जाता है वो। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वो ऊपरी मुखी, ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊपरी मुखी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा क्या होगा, ऊपरी मुखी होगा। आप जानते हैं कि चुंबक में 2 छोर होता है, एक होता है उत्तर, एक होता है दक्षिण। और चुंबक तो कोई भी चुंबक है वो 2 ही छोर बताएगा, एक उत्तर और एक दक्षिण। जब एक हम विद्युत धारावाही सुई कहो या जैसे मान लीजिए कोई ब्लेड है, उसको अगर हम लोग रगड़ लेते हैं खूब बढ़िया से और पानी में डालते हैं तो वो दोनों छोर किधर बताता है, उत्तर और दक्षिण दिशा को ही बताता है। इससे दिशा का भी ज्ञान होता है हमको चुंबक से। तो आप जानते हैं कि चुंबक में समान ध्रुवों में क्या होगा, समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेगा कि विकर्षित करेगा। तो समान ध्रुव, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है, विकर्षण होता है, और चुंबक के असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब अगला सवाल पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली, कुंडली का मतलब होता है कि कोई लोहा या किसी भी चीज़ में चालक वाला सामान लपेटना, जैसे पंखा में कुंडली होता है लगा हुआ, वही कुंडली की किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, घूम रहा है कुंडली। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है।
तो आधा, हर एक आधा के बाद क्या होगा, उसमें परिवर्तन होता जाएगा। हर एक आधा घूर्णन के बाद वो उसका दिशा क्या विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन, हाँ, विद्युत धारा का मान जो है ना बदलते रहेगा हर एक आधा घूर्णन के बाद, हर आधा घूर्णन के बाद उसका मान क्या होगा, बदलते रहेगा। उसके बाद अगला सवाल हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है हम लोग का, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो जब भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहेगा तो सभी बिंदुओं पर समान होगा। इसका आंसर डी लगाइएगा आप लोग। सभी बिंदुओं पर क्या होगा, सभी बिंदुओं पर समान होगा। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा क्या होगा, वो समान होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का है, जो सौर कुकर होता है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दो तरह का दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, और उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है चारों तरफ, और वहीं लेंस में जो है उल्टा हो जाता है। तो अब सौर कुकर है, तो बताइए प्रकाश की किरणों को एक जगह कौन करेगा, समतल दर्पण करेगा या उत्तल दर्पण करेगा या अवतल दर्पण करेगा। तो अवतल दर्पण करता है, तो इसलिए अवतल दर्पण अगर है तो इसको अभिसारी कहेंगे, अगर वहीं पर अवतल लेंस रहता है तो इसको अपसारी कहेंगे। तो 12 का सौर कुकर में किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, अवतल दर्पण का। और ये भी बात याद रखिएगा, जो सौर कुकर है उसका जो तली और चारों दीवार जो बना हुआ रहता है वो काला रंग का होता है। क्यों काला रंग का, क्योंकि काला रंग जो है ना उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए सौर कुकर या सौर पैनल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो काले रंग का होता है, और इसमें क्या अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चिपको आंदोलन। जानते हैं आप चिपको आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। और चिपको आंदोलन की शुरुआत जो उत्तराखंड में हुआ था, चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जो है पेड़ पौधों से जाके लिपट जाते थे। जब भी कोई राजा महाराजा पेड़ पौधों को काटने के लिए जाते थे तो वहाँ के लोग जो है ना पेड़ पौधों को अपने आगोश में ले लेते थे और कहते थे कि पहले हमको काटिए तब पेड़ पौधों को काटिएगा। तो वही चिपको आंदोलन का शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसके लिए किया था, पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए। तो मिट्टी तो होगा नहीं, तो पेड़ पौधा मतलब वृक्ष। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ई क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो वृक्षों से है। इससे है, वृक्षों को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड का एक जगह है टेढ़ी गढ़वाल, वहीं पे इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, अगला सवाल हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है। दीवारों को पेंट करने में, सफ़ेद रंग का पेंट करने में किस विलयन का उपयोग करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट का किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग सबको जानते हैं क्या कि CaO को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। जब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, H2O मिला देते हैं, तब निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, रुकिए थोड़ा सा, एक बार दोबारा देख लेते हैं हम लोग। CaO इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, इसको कली चूना भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। और इसमें जब हम पानी डाल देते हैं H2O, तब निर्माण हो जाता है CaOH का होल 2, और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसी विलयन का इस्तेमाल हम लोग दीवारों को सफ़ेदी करने में करते हैं, यही विलयन है। और यही विलयन जो होता है, यही विलयन CaOH का होल 2 जो है पर्यावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण कर देता है। तो धूप लग जाने के बाद जब हम पेंट कर देते हैं, उस समय उसका पेंट जो है उतना चमकदार नहीं होता है, लेकिन पेंट करने के 2-3 दिन बाद हम उसमें देखते हैं कि सफ़ेद रंग का खूब चमक आ जाता है उस पर। क्यों चमक आता है, क्योंकि जब ये बुझा हुआ चूना है, ये जो है बुझा हुआ चूना वायुमंडल में हमारा किससे रिएक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देता है, जिसके कारण दीवारों पर चमक आ जाती है 2-3 दिन बाद, या धूप अगर जिस दिन है खूब तो 1 दिन बाद ही चमक आ जाता है उस पर। जब पेंट करते हैं हम उस समय तो चमक नहीं आता है, कुछ देर बाद चमक आता है। तो कुछ देर बाद का मतलब क्या हुआ,
कुछ देर बाद का मतलब हुआ कि ये जो चीज़ है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, इसलिए दीवारों पर चमक आ जाता है। और आप लोग जानते हैं ना कि कैल्शियम कार्बोनेट अंडे का कवच में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को चौक का या खरिया का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर का भी यही फॉर्मूला होता है, संगमरमर का भी कैल्शियम कार्बोनेट ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा, दीवारों को सफेद करने में किसका इस्तेमाल करते हैं, बुझा हुआ चूना का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बुझा हुआ चूना का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का होल 2। और याद रखिएगा बिना बुझा हुआ चूना का क्या फॉर्मूला होगा, तो बिना बुझा हुआ चूना को कली चूना भी कहते हैं। ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ अभिक्रिया कराने पर बुझा हुआ चूना बनता है, जल के साथ अभिक्रिया कराने पर। और ये जो अभिक्रिया होता है उष्माक्षेपी टाइप का अभिक्रिया होता है। ठीक है, अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। जो अगला सवाल हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि Na2SO4 AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्वस है। ये जो विलयन है जलीय है, प्लस BaCl2 ये भी एक्वस है। ये जो रासायनिक अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2, उसके बाद इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अभिक्रिया होने के बाद BaSO4 और 2NaCl का निर्माण हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, आप देखिए क्या हुआ है। एक यौगिक में से एक यौगिक है, एक यौगिक में से दूसरे यौगिक में देखो चला गया है ना, और दूसरा यौगिक से पहले यौगिक में आ गया है। नीचे यही हुआ है, नीचे देखिए आप, यही हुआ है। मतलब यौगिकों में जब आयनों का अदला बदली होगा ना, यौगिकों के बीच जब आयनों का अदला बदली होता है तो उस तरह का अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और वहीं पर एक होता है विस्थापन अभिक्रिया, जैसे CuSO4 है, इसमें अगर जिंक के साथ अभिक्रिया हम करा देंगे तो क्या बन जाएगा, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है कि ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है और ये क्या है, तत्व है। तो तत्व और यौगिक के बीच जब अभिक्रिया कराएंगे हम तो क्या होगा कि कमजोर तत्व को, जो कम अभिक्रियाशील तत्व है, उसको हटा देगा उस विलयन में से। तो एक यौगिक और एक तत्व रहेगा तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ये कैसा अभिक्रिया है, ये किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। किस तरह का, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। लेकिन दो यौगिकों के बीच अगर होगा तो उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसा अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल में हम लोग चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, एक यौगिक और एक तत्व होगा, और द्विविस्थापन में क्या होगा, दोनों यौगिक होगा और दोनों में अदला बदली होगा। अगला सवाल हम लोग का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना का, आपको आगे ही बताए थे हम, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का क्या होगा, ये दीवारों को सफेदी करने में इसी का इस्तेमाल करते हैं। बुझा हुआ चूना का, ये बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, ये जो है CaOH का बुझा हुआ का, और ये जो है CaO ये बिना बुझा हुआ चूना है। याद रखिएगा, बुझा हुआ और बिना बुझा हुआ, इसको क्या कहेंगे, बिना बुझा हुआ चूना, या इसको कली चूना भी कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग बुझा हुआ चूना। ठीक, इसी का इस्तेमाल दीवारों को सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो इस सवाल तो आगे हम बता दिए थे पहले ही, तो इसका आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं हम लोग। 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। 40 क्वेश्चन का सेट है, एकदम सेम सवाल, सारा सवाल यहीं से छपेगा बाबू, ध्यान से पढ़ो। अगला सवाल है हम लोगों का, लवण Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का pH है। मतलब Na2CO3 को जब हम लोग पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद हम चेक करेंगे कि वो अम्लीय है या क्षारीय है, क्या है, नहीं है। तो उसका pH से यही पता चलता है ना। pH का जो होता है 7 से कितना तक होता है, 0 से 14 तक होता है। तो 0 से 7 के बीच अम्लीय होता है और 7 से 14 के बीच क्या होता है, क्षारीय होता है। तो क्या होगा इसका, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ऐसा दिया ऑप्शन में कि 7 है, 7 मतलब उदासीन होगा, या 7 से अधिक होगा मतलब क्षारीय होगा, या 7 से कम होगा अम्लीय होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा 7 से अधिक मतलब क्षारीय। ये विलयन कैसा विलयन है, तो क्षारीय विलयन है। ये जब जल में डालेंगे ना तो इसमें से कौन सा आयन निकलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। तो ये क्या होगा, क्षारीय विलयन होगा। अगर हाइड्रोजन आयन निकलेगा, अगर हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहा है तो मतलब समझना है क्षारीय। अगर H+ आयन निकल रहा है तो समझना है क्या है, ये अम्लीय है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला सवाल में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, बॉक्साइट किसका अयस्क है।
जो बॉक्साइट है, अब अयस्क से भी आप लोगों को सवाल आएगा, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क को क्या क्या कहते हैं? बॉक्साइट। जस्ता जो है इसका भी बहुत सारा अयस्क है, जिंक ब्लेंड और भी बहुत सारा इसका भी अयस्क होता है। उसके बाद लोहा का जो है आप लोग, लोहा का 4 अयस्क है। कितना अयस्क है? 4 अयस्क है। लोहा का 4 अयस्क कौन कौन सा है? याद रखना होगा आप लोगों को। पहला है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट। उसके बाद क्या है दूसरा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। उसके बाद तीसरा है लिमोनाइट। तीसरा क्या है? लिमोनाइट। लिमोनाइट। और चौथा जो है, चौथा है आपका सीडेराइट। चौथा क्या है? सीडेराइट। 4 अयस्क होता है। लोहा का कितना अयस्क है? 4 अयस्क है, याद रखिएगा आप लोग। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का। जस्ता का क्या? जिंक ब्लेंड होता है। और जस्ता का और भी कोई कोई अयस्क है। लोहा का 4 अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, याद रखिएगा। अगला सवाल में हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल हम लोगों का 19 नंबर सवाल है। क्या है 19 नंबर सवाल? देखिए 19 नंबर सवाल हम लोगों का है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? लोहा और इस्पात से बना हुआ जो भी वस्तु है, जब भी हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में आता है तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो है ये सब वस्तु कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो इस पर कौन सा परत चढ़ाते हैं हम? तो जिंक का परत चढ़ाते हैं। कौन सा परत चढ़ाते हैं? लोहा और इस्पात से जो भी वस्तु बना हुआ है उसको जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाते हैं। जंग से बचाने का बहुत सब उपाय है। इसको यसद लेपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन। लोहा और जिंक, लोहा और इस्पात, यसद लेपन, आप लोग याद रखिएगा। यसद लेपन। यसद लेपन का क्या मतलब हुआ? इसको याद रखिएगा कैसे, कि जो भी वस्तु लोहा और इस्पात से बना हुआ रहेगा उस वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर कैसा परत चढ़ाएंगे हम? जिंक का परत चढ़ाएंगे। किसका परत? विद्युत लेपन के द्वारा जिंक का परत चढ़ाएंगे तो उस वस्तु पर जंग नहीं लगेगा। और अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आप लोग जानते हैं क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र आप लोग को याद रखना होगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, अर्ध हाइड्रेट। क्या होता है ये? हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हुआ। उसके बाद जिप्सम भी होता है। जिप्सम, जिप्सम का जो फॉर्मूला है सेम ही फॉर्मूला है। इसका होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसको कहते हैं, इसको पढ़ेंगे क्या? तो इसको पढ़ा जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसको क्या पढ़ा जाएगा? इसको पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे इसको? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, ऊपर वाला को इसको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये जो है ये जिप्सम का फॉर्मूला, ये यहाँ पे जो लिखे हैं ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, इसको नोट भी कर सकते हैं। और इसी जिप्सम को जब गर्म करेंगे हम ना, तो इसमें से जो होगा 3 मतलब डेढ़ भाग जो जल है, इसका 1.5 भाग जल क्या होगा इसमें से निकल जाएगा। तब किसका निर्माण हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? डॉक्टर के द्वारा आप लोग देखे होंगे, जब हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर लगा के लोग घूमता है ना, वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और यहीं पे एक सवाल और भी है आपका, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का भी फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और चूना पत्थर का तो आपको बता ही दिए हैं हम, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रिएक्शन को होके। और ये जो कच्चा चूना या कली चूना जो आपको हम बता ही दिए हैं, ये किसका है? CaO का है। कैल्शियम ऑक्साइड को कच्चा चूना या कली चूना भी बोलते हैं, या इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। तो सब लोग कॉपी कलम लेके इसको नोट कीजिएगा, यही सारा सवाल एग्जाम में आएगा भाई। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। तो अगला सवाल है हम लोगों का, प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप क्या है प्रोपेनोन में? तो ध्यान रखिएगा, जब भी नोन वाला बात होगा, ओन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, तो वहाँ पे C डबल बॉन्ड O होगा। क्या होगा? C डबल बॉन्ड O। तो C डबल बॉन्ड O ही रहना चाहिए बस, बाकी और कुछ नहीं।
ये याद रखिएगा। और जब भी कीटोन समूह का होता है वो हमेशा बीच में ही रहेगा, ये नहीं कि शुरू में कभी नहीं लगता है, इसको ध्यान रखिएगा, शुरू में कभी नहीं लगेगा, तो C डबल बॉन्ड O ही रहेगा, बस इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो साइड में रहेगा वो एल्काइल समूह का रहेगा। अगला सवाल हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों का क्या है, एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम क्या है। एसिटिक अम्ल का यूपेक नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल यानी कि ये जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये तो होगा नहीं, मेथेनोइक तो होगा नहीं, प्रोपेनोन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें कीटोन समूह का है ये तो होगा ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एथेनोइक। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, यूपेक नाम है इसका। इंटरनेशनल यूनियन यूपेक का फुल फॉर्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आता है एग्जाम में। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। मतलब विद्युत अपघटनी परिष्करण जब प्रयोग कीजिएगा तो अशुद्ध धातु जो है किस छड़ में जाके चिपकेगा, एनोड पे या कैथोड पे। तो एनोड पे जो अशुद्ध धातु है ना वो किस पे जाके चिपकेगा, एनोड पे चिपकेगा। किस पे जाके, एनोड पे, याद रखिएगा, एनोड। अगला चलिए अगला सवाल में हम लोग चलते हैं, थोड़ा इसका बारे में जो है वर्णन कम ही करते हैं क्योंकि 40 सवाल है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था। तो अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था, अष्टक का सिद्धांत दिया था न्यूलैंड्स ने। आप जानते हैं ट्रायड रूल किसने दिया था, डोबेराइनर ने, जो हम बोलते हैं उसको लिखते भी चलो। जो डोबेराइनर है वो त्रेक का नियम दिया था। अष्टक का सिद्धांत दिया था किसने, न्यूलैंड्स ने दिया था, मेंडली तो नहीं। और मोजले जो था, वो मोजले ने परमाणु भार वाला जो था, वो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक इसी को कहा जाता है, मोजले को। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, मोजले को कहा जाता है। अगला सवाल में हम लोग चलते हैं, जो हम बोल रहे हैं उसको नोट कीजिएगा भाई। अगला सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या अगला सवाल, कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो तत्वों का जो गुणधर्म है किस पर आधारित है। वो परमाणु द्रव्यमान, देखो परमाणु द्रव्यमान वो सब वैज्ञानिक भी बताया था, मेंडलीव भी बताया था, न्यूलैंड्स भी बताया था, वो सब गलत था। परमाणु संख्या वाला ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। साइज पर तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, परमाणु आयतन, ये तो होगा ही नहीं। तो याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। अगला चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग पढ़ते हैं। कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। इसके बारे में बता चुके हैं आपको। लाल को नीला कौन करेगा, तो क्षार करेगा। लाल को नीला कौन करेगा, क्षार नीला करता है, याद रखिएगा। और अम्ल क्या बनाता है, लाल करता है। क्षार क्या करेगा, नीला करेगा, ठीक है। अगला सवाल में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जौ से जाइलम, जौ से जल का वहन करता है। किसके लिए, जाइलम जल का वहन करने के लिए। पादप में जड़ के द्वारा जल को ग्रहण करते हुए ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम किसका है, जाइलम का। और पत्तियों द्वारा जो भोजन तैयार होता है उसको पौधों के विभिन्न अंगों तक ले जाने का काम किसका है, तो वो है फ्लोएम। किसका है वो काम, फ्लोएम का काम है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्लोएम किसका, फूड, फ्लोएम से याद रखिएगा, फूड को लेके आता है, पत्ती से हर जगह भेजता है। और जल का वहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है। मतलब कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है, ऊर्जा का घर, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाएगा, तो यह एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। लिख भी लीजिएगा फुल फॉर्म इसका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। अगला सवाल में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, जो पत्ता है उसमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रंध्रों के द्वारा होता है। और आप जानते हैं कि पत्ता का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण, वर्णिलवक के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, जो हृदय है हमारा वहाँ से रक्त को शरीर के सभी अंगों में भेजा जाता है। किसके द्वारा भेजा जाता है, तो निलय के द्वारा। किसके द्वारा, निलय के द्वारा जो शुद्ध रक्त है शरीर के सभी अंगों में भेजा जाता है, ठीक है। फेफड़ा में उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वो ऑक्सीजन मिलता है फेफड़ा में। क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन
पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। पत्ती को मुरझाने के लिए, देखो पादप हार्मोन 4 तरह का होता है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सिन है। ये ऑक्सिन क्या करता है, पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेवार है। जो पौधा है उसको शीर्ष को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है, विभाजन का काम करता है। किसका काम करता है, विभाजन का। एब्सिसिक क्या है, पत्ता को झराने का काम करता है, पत्ता झड़ जाता है उसमें से एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो ये पत्तियों को मुरझाने का काम भी यही करता है, यही एब्सिसिक अम्ल। पत्तियों को मुरझाने का काम कौन करता है, अम्ल। और अम्ल आप लोग देखे ही होंगे, अम्लीय वर्षा जब होता है तो पेड़ पौधा का पत्ता झुलस झुलस के क्या होता है, गिर जाता है जमीन में, फसल नष्ट हो जाता है। तो अम्ल से ये भी ध्यान रखिएगा, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। अगला सवाल में हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। जड़ का जो अधोगामी वृद्धि होता है, जड़ किधर जाता है, जमीन की तरफ ना। और जमीन में कैसा चुंबकीय गुण होता है, गुरुत्वानुकर्षण। गुरुत्वानुकर्षण का गुण होता है ना, तो गुरुत्वानुवर्तन। अगर वहीं जल की तरफ होगा तो जलानुवर्तन, प्रकाश की तरफ होगा तो प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। पेड़ पौधा का जो ऊपरी हिस्सा है जड़ को छोड़ करके, वो सब कैसा उसमें वृद्धि होता है, उसमें वृद्धि होता है आपका प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की ओर, ठीक है। जमीन की तरफ होगा तो उसको क्या कहेंगे, गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। जल की तरफ होगा तो उसको क्या कहेंगे, जलानुवर्तन कहेंगे, ठीक है। अब अगला सवाल में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 से। वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है, कहाँ का ये तीनों भाग है, ठीक है। ये पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है ना, अनैच्छिक क्रियाएं हमारे द्वारा जो भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो ये अग्र मस्तिष्क में होगा, अग्र मस्तिष्क में नहीं होगा। ये पोन्स मेडुला और क्या है, अनुमस्तिष्क, ये जो है पश्च मस्तिष्क का भाग है, हाइंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। ये पश्च मस्तिष्क का है, ध्यान रखिएगा, पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, पश्च मस्तिष्क का। और आप जानते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, ये प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सोचने समझने का सारा काम यही करता है। याददाश्त का केंद्र कहा जाता है इसको ना, प्रमस्तिष्क को क्या कहा जाता है, याददाश्त का केंद्र कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं मतलब जो सोच समझ करके किया जाता है, अनैच्छिक क्रिया कौन सा है, अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है। अच्छा, अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है मतलब ऐच्छिक क्रिया इसमें चुनना है आपको। ऐच्छिक क्रिया क्या, उल्टी आना। हम लोग चाहते हैं कि उल्टी आए, सोच समझ के आता है, नहीं ना। चबाने का काम हम लोग सोच समझ करके कहते हैं, क्या कि चबाना है, कितना चबाना है, कितना देर तक चबाना है, ये चबाना सोच समझ करके की जाने वाली क्रिया है, तो इसको ऐच्छिक क्रिया बोलते हैं। और हमको क्या बोला था वो कि कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब अगला सवाल में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसको बस अब आंसर करते करते जाएंगे हम लोग, इसके बारे में वर्णन नहीं करेंगे। अब क्या है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन, याद रखिएगा ईस्ट में। इसका एक ही सवाल बनता है, ये सवाल हमेशा याद रखिएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, ठीक है। अगला सवाल में हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है हम लोगों का, 40 क्वेश्चन का सेट है। देखिएगा आप लोग कितना कितना सही बनाए हैं। शुक्राणु का निर्माण होता है, जो शुक्राणु है उसका निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में। आप जानते हैं कि मनुष्यों के वृषण से स्रावित होने वाला जो है वो है टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं से स्रावित होता है वो एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। नोट करते चलना इस बात को। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, तो कौन सा भाग फल बनाता है, पुष्प का परागकोश तो नहीं बनाता है, वर्तिकाग्र भी नहीं, वर्तिका भी नहीं, अंडाशय। फल बनाने का काम कौन करता है, अंडाशय करता है। कौन करता है, अंडाशय, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में चलेंगे हम लोग। अब लिंग गुणसूत्र का संपूर्ण जोड़ा पाया जाता है। आप लोग जानते हैं ना कि जो पुरुष है उसमें X और Y दोनों पाया जाता है, और जो महिला है उसमें केवल XX पाया जाता है। महिला से स्रावित होगा अगर X स्रावित हुआ, और पुरुष से भी अगर X स्रावित हुआ, तब क्या बनेगा, ये जो बच्चा उसका होगा, क्या होगा बच्चा, बेटी। क्या बच्चा होगा, बेटी। बेटा कब होगा, बेटा बहुत लोग कहते हैं ना गांव देहात में कि बाप का गलती के कारण खाली बेटी पैदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बाप का गलती के कारण ही बेटी पैदा हो रहा है, माँ का कोई गलती इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर बाप में से, पुरुष में से क्या Y जाएगा हार्मोन, और माँ से X आएगा, तो फिर किसका निर्माण क्या बनेगा, वो बेटा पैदा होगा उसका, ठीक है।
अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। 39, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म होते हैं, कितना जोड़ा होता है? तो 23 जोड़ा होता है। कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। गुणसूत्रों की संख्या बोलता तो 46 होता है, यहाँ बोल रहा है कि युग्म मतलब जोड़ा, कितना? तो 23 जोड़ा। ठीक है, अगला सवाल में चलते हैं। 40 नंबर लास्ट सवाल है हम लोगों का आज का। क्या है? निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जानते हैं आप लोग, एक होता है जैव निम्नीकरणीय और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय का मतलब जो कीड़े मकोड़ों के द्वारा सरा गला दिया जाता है उसको जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, और जो कीड़े मकोड़ों के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं सराया गलाया जाता है उसको अजैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। तो घास, पुष्प तथा चमड़ा, तो चमड़ा को गलने में काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लेता है वो, प्लास्टिक वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। इसमें चमड़ा के वजह से ये वाला नहीं होगा, ये प्लास्टिक है इसलिए नहीं होगा। फसलों के छिलके, केक और रबर, रबर भी गलने में बहुत टाइम लगता है, सड़ने गलने में। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर बने रहिए।